अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। कल्ब राज हो तुम, इकरा गुलनाज, किस्त नंबर 5। छुट्टी करने के बाद वो दोबारा जॉब पर जाने लगी थी, लेकिन इस दौरान इसको सुखी की गई बातें जहन में गर्दिश कर रही थी। उसने सुखी से भी बात भी की थी इस बारे में, तो उसको अच्छा लगा था कि उसने इसके बारे में सोचा। कस्टमर्स अभी बहुत कम थे, इसलिए इन्हें बात करने का मौका मिल गया। पैमान हिचकिचा रही थी कि उसने इसके बारे में सोच तो लिया, लेकिन वो बात कैसे करेगी। देखो, अगर तुम्हें अपना मुस्तकबिल बनाना है तो तुम्हें कुछ मुश्किल फ़ैसले करने ही पड़ेंगे। आखिर कब तक तुम एक पाई के लिए तरसती रहोगी? सब कुछ अभी तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें बर वक्त अब फैसला कर लेना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इनसे बात कैसे करूँगी? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। इनके मुझ पर बहुत एहसानात है जिनको उतारना मेरे बस में नहीं है अभी। इनके एहसानात एक तरफ, और तुम जो इतने माह से इनसे रेंट वसूल नहीं करी वो भी तो देखो ना। अगर तुम्हारी आपी की बजाय वहाँ कोई और रह रहा होता तो तुम्हारे हालात ऐसे ना होते जो इस वक्त हैं। आप ही मुझसे नाराज़ हो जाएंगी और मैं इनके बगैर कुछ भी नहीं। तुम इनके साथ बिल्कुल मुनासिब तरीके से बात करना, वो तुम्हारी बात समझेंगी। हो सकता है वो नाराज़ भी हो, लेकिन बाद में इन्हें एहसास हो जाए। सुखी ने बात करते हुए सिबका की जानिब देखा, जो कस्टमर को डील कर रही थी। इसका ध्यान इनकी तरफ था कि आखिर वो बात क्या कर रही हैं। इनके चेहरों से साफ ज़ाहिर था कि कोई अहम टॉपिक को डिस्कस करने में मगन है। जैसे ही मुझे कोई मुनासिब मौका मिला तो मैं इनसे बात करती हूँ। उसने हामी भर ली थी, लेकिन दिल अभी भी नहीं मान रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। असद भाई का गुस्सा और आप ही की बातों का डर उसकी सारी जमा हिम्मत को पानी के बुलबुले की मानद ख़त्म कर रहा था। उसने हामी तो भर ली थी, लेकिन इनसे बात करना इसके लिए एक मुश्किल काम था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब कैसे हैंडल करे। अपनी वो इन्हीं बातों को सोच रही थी कि इसको जॉन आता दिखाई दिया। सिवा जो पहले ये कस्टमर को डील कर रही थी, वो अपने काम में मसरूफ़ थी, तो पैमान ने हिचकिचाकर सुखी की जानिब देखा और इसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। हेलो मिस उम्मे पैमान, कैसी हैं आप? वह इसको वहां देखकर हैरान हुआ था। जॉन माइकल, कैसे हैं आप यहाँ पर? सुखी ने इसको वहां देखकर पुरजोश अंदाज में पुकारा था। चेहरे से खुद को खुशकुन एहसास और हैरानगी ढकी छुपी नहीं थी। सिवा जो अपने काम में मगन थी, जॉन को देखकर इसकी आंखों में भी हैरानगी झलकने लगी। वो इसकी फ़ैन थी और इसका अचानक से वहां देखना खुशगवार हैरत में मुब्तला कर गया था। जो एरिस अब्राहम की तरह सुपरस्टार तो नहीं था, लेकिन इसका भी अपना नाम है और अलग पहचान है। मिस पहलवान, आप यहाँ काम करती हैं? मैं तो यहाँ शॉपिंग के लिए आया था। उसे इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए सरसरी सा कहा था। इन दोनों की लड़कियों की एक्साइटमेंट भी देख रहा था। सुखी को देखते हुए मुस्कुराकर हेलो कहा था। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक्स। इसके एक्साइटमेंट में को देखकर उसने भी गर्दन को खम देखते हुए मुस्कुराकर कहा। पैमान ने सुखी को घूर कर देखा था कि इतना पुरजेश होने की क्या ज़रूरत है, जैसे तुम जानती नहीं हो इसको। आप जानते हैं पैमान को? ये मेरी फ्रेंड है। सुखी ने तारीफ करवाना ज़रूरी समझा। उसे जेब में हाथ डालते हुए फ़ख्रिया अंदाज में बताया। वो पैमान के चेहरे के उतार चढ़ाव भी देख रहा था, जो अभी इसके लिए अहम नहीं थे। एक्चुअली मैं तो यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर काम भी करती हैं आप। और मुझे अगेन इनसे सॉरी करना था, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन सर, आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? ये तो नादान है। इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं। क्या आप एक सेल्फी लेना पसंद करेंगे? पैमान को इग्नोर करते लापरवाही से कहा था। पैमान ने भवें से उकेड़ कर उसे देखा कि कैसे उसने एकदम से पार्टी बदल दी। शोहरत और नाम किसी को भी दीवाना कर सकता है, उसने घूरते हुए सोचा था। अभी कुछ देर पहले तो सुखी बिल्कुल नॉर्मल थी और अब कैसे फूले से समा नहीं रही थी। उसने गुस्से से सोचा था और आगे बढ़ गई। सुखी को पता था कि वो नाराज़ हो जाएगी और डांट भी सुननी पड़ेगी। ये सब जानते हुए भी वो जल्दी से उसके साथ सेल्फियाँ लेने लगी थी। ऐसे नया मौके बहुत कम जिंदगी में आते, जिसको वो गंवाना नहीं चाहती थी। सुबह भी जल्दी से आई थी और सब कुछ फरामोश करके चंद एक सेल्फियाँ बनाई। इनके साथ कुछ तस्वीरें बनाने के बाद जॉन इसकी जानिब आया। वो हैंग किए कपड़ों को बिला वजह ही आगे पीछे करते हुए खुद को मसरूफ जाहिर करने लगी थी। वो इसकी मौजूदगी से अनजान नहीं थी। आपका नाराज़ होना बनता है, वो सिर्फ एक मजाक था और आप तो सीरियस हो गई। इतना तो दोस्तों में चलता ही है। मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, उसने बात काटी थी। हाँ, मैं जानता हूँ आप मेरी दोस्त नहीं हैं, लेकिन दोस्ती करने में भी कोई मसला नहीं है। मुझे आपसे दोस्ती करने में दिलचस्पी नहीं, उसने तनफ्फुर भरे लहजे में कहा। दूर खड़ी सुखी ने सर पर हाथ मारा कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। आखिर वो किस मिट्टी की बनी है। वो दूर से खड़ी अपने खूबरू और हैंडसम जॉन को देखकर ही मुस्कुरा रही थी। आपकी नाराज़गी बिल्कुल ठीक है। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही मजाक कर दिया था और इस वजह से मुझसे एरिस भी खफा हुआ। आप मेरी दोस्ती के बारे में सोचिएगा ज़रूर, उसने हैंग किए कपड़े को आगे पीछे करते हुए कहा। ये मेरा कार्ड रखें, अगर आपको किसी काम की ज़रूरत हो या मदद की
तो मुझे बिना झिझक कह सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन रखने में क्या हर्ज है? ज़िंदगी में इंसान को कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है, और अगर आप मुझे इस लायक समझें। उसने मुस्कुराते हुए कार्ड आगे बढ़ाया तो उसे नफ़ी में सर हिला दिया और सामने खड़ी सुखी की जानिब देखा, जो इसको इशारा कर रही थी कि पकड़ लो। इसका अंदाज डांटने वाला था कि नादान, इतनी बड़ी ऑफ़र क्यों ठुकरा रही हो, जबकि वो खुद उसकी जानिब हाथ बढ़ा रहा है। कोई और इनकी जहाँ मतवज्जा हो ना हो, इसने मजबूरन कार्ड पकड़ लिया था। भवें सुखेड़े वहाँ से हट गई थी। दिल ही दिल में इसको काफ़ी जली कटी भी सुनाई थी। उसने 1-2 टी-शर्ट्स अपने लिए ली और फिर इनसे कोई भी बात किए बगैर चला गया था। कस्टमर की परवाह किए बगैर जल्दी से उसके पास आई थी। क्या वो अपना मोबाइल नंबर दे रहा था? पूछा नहीं था, बल्कि उसके हाथ से छीन कर भी देखने लगी थी। ये जॉन का पर्सनल नंबर है। सुखी ने अपने सीने से लगाते पुरजोश होते इस्तफसार किया। जल्दी से इस कार्ड की तस्वीर भी खींच ली। ये क्या कर रही हो? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जॉन का पर्सनल नंबर मेरे पास सेव होगा। इसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कीमती पर्सनल कॉन्टैक्ट जो तुम जैसी कम अकल और दुनिया से गाफिल इंसान को दे दिया है, जिस लड़की को इसकी ना चीज़ों की और ना लोगों की कदर है। कुदरत तुम पर मेहरबान हो रही है और तुम नाशुक्री की आखिरी हदूद पर हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोगों की फेवर। तुम जानती नहीं हो इस बारे में, कितना फ्लर्टी सा इंसान है। क्या हो गया है तुम्हें? इसके पास नाम है, शोहरत है। अगर वो तुम्हारे साथ कुछ हमदर्दी कर रहा है तो तुम नखरे दिखा रही हो। ये कार्ड रखो, मुझे लगता है इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। और अगर यहाँ से किसी अच्छी जॉब पर तुम्हें जाना भी हुआ तो तुम इससे रब्ता कर लेना। और तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद तो ज़रूर करेगा। सुखी ने ज़बरदस्ती कार्ड उसकी पॉकेट में डाल दिया। अब इसको गुम मत कर देना और संभाल कर रखना, मेरी कम अकल दोस्त। पता नहीं कब तुम्हें दुनियादारी आएगी। ये कहकर वो चली गई थी और मोबाइल में इसका नंबर की तस्वीर और अपनी सेल्फियाँ देखकर दोबारा खुश हो रही थी। उसने एक लंबा सांस खारिज किया था। मुझे क्यों कोई एक्साइटमेंट नहीं है इन लोगों की तरह। शायद मैं इनको उससे अच्छे से जानती नहीं हूँ। हॉलीवुड की मूवीज़ और सॉन्ग्स नहीं सुनी। अगर जॉन की बजाय पाकिस्तान के कोई एक्टर या सिंगर होता तो शायद इसका जोश और जज्बा भी इनसे मुख्तलिफ ना होता। ये पाकिस्तान से नहीं थे, इससे कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी। मुझे इनसे क्या लेना देना। ये सोचते हुए कंधे उचकाए वो अपने काम में मगन हो गई। जिंदगी दोबारा से रूटीन में आ चुकी थी। वही दिन रात काम और घर में आते ही सो जाना। अनिया पहले से बहुत बेहतर थी, इसलिए वो काफ़ी मुतमईन थी। उसने कई बार बात करने का सोचा, लेकिन मौका नहीं मिलता, और अगर मिलता तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। आज हर सूरत बात करने का इरादा बनाया तो था, लेकिन फिर असद भाई और आपी के साथ दानी बाहर खाने के लिए चले गए थे। इनकी लेट नाइट वापसी हुई थी और काफ़ी देर इसका इंतज़ार करती और फिर सोने के लिए लेट गई। सुबह तो बात करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला था। ऐसे ही चंद रोज़ बीत गए। उसने आते जाते अरस के घर पर भी कई बार निगाह दौड़ाई। इसका भी तो शुक्रिया अदा करना था। एक दो बार उसने जैना से पूछा भी। उसे बताया था कि वो शूटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुए हैं। रूटीन लाइफ तो चल रही थी, लेकिन जो इसके दिमाग में घर को रेंट पर देने के हवाले से जो बात बैठ गई थी, इसको करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शाम के वक्त अमूमन आप ही घर में ही होती थी। उसने आप ही से बात करने का सोचा था, ताकि वही बात असद भाई से बात कर लेंगी। बैक वक्त इन दोनों से बात करना फिलहाल इसके बस में नहीं था। मुख्तलिफ सोचों से उलझते हिचकिचाते हुए वह किचन में आई थी। उस वक्त जो कबाब बनाकर रख रही थी, उसको किचन में आकर देखकर मुस्कुराई थी। खाना बना लिया तुमने? उन्होंने मसरूफ़ अंदाज में पूछा। मुझे भी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो बना लूँगी। गले में झूलते हुए दुपट्टे को उसने सर पर ओढ़ते हुए कहा। मैं कबाब बना रही हूँ, तुम यहीं से खा लेना। उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए कहा। जी। वो फ़कत इतना ही कह सकी और तमहीद बांधने के लिए लफ्ज़ ढूंढने लगी। वो आप ही, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। उसने हाथ को झुलाते हुए कहने की हिम्मत कर ही डाली। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। उसने देखे बिना ही कहा था और जल्दी जल्दी अपना काम निटाने में लगी थी। आप ही। पैमान ने एक नज़र बाहर लाउंज में बैठे असद भाई पर डाली, जो टीवी देख रहे थे। पास ही दानी बैठा होमवर्क कर रहा था। वो इनका रद्द-ए-अमल सोचकर परेशान हो गई। क्या बात है? उसे खामोश देखकर इसे कहना पड़ा। वो मैं कह रही थी कि अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अनिया की मेडिसिन और बाकी अखराजात बहुत अलग से हैं। मेरी जॉब से तो गुजारा नहीं हो रहा। तो क्या अब तुम्हें पार्ट टाइम की जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना है? अगर तुम सोच रही हो तो मेरा फ़िलहाल तुम्हें मशवरा है कि तुम अभी अनिया पर ध्यान दो। मुझ पर पहले ही बहुत ज़्यादा काम का बोझ है। मैं घर, जॉब और अनिया सबको मेंटेन नहीं कर सकती। जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे किसी और मसले के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसने खुश्क होते गले से कहा। मैं समझी नहीं। उन्होंने एक पल को हाथ रोकते हुए कहा और दोबारा से मसाला जात को मिक्स किया। बाल को उठाकर एक जानिब रखा और हाथ साफ करने लगी। आप मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालिएगा। मुझे ये सब कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। पैमान खुलकर बात करो।
क्या कहना चाहती हो? वो इसकी तरफ मतवज्जो हुई थी। आप ये घर इतना बड़ा है, मैं सोच रही थी कि अगर इसको रेंट पर दे दिया जाए और मैं खुद कहीं छोटे से अपार्टमेंट में रह लूँ, तो मेरे अखराजात बआसानी पूरे हो सकते हैं। उसने बमुश्किल बात मुकम्मल की थी और उस आपी की नज़रें खुद पर मरकूज़ देखकर वो पज़ल भी हो गई थी। इतनी बड़ी बात के लिए जो मौज़ूअ अल्फाज इसको मिल सके थे, वो अदा कर दिए थे। ये बैठे-बैठाए तुम्हें कहाँ से ख़्याल आ गया? इनका लहज़ा तो मस्खराना था। पैमान भी ऐसी बात कर सकती है? मैं काफ़ी अरसे से इस बारे में सोच रही थी, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। तुम्हें लग रहा है कि हम यहाँ पर फ्री में रह रहे हैं? तुम चाहती हो कि हम रेंट दिया करें? उनके लहजे की खुशगवारियत कहीं गायब हो गई थी, तो वो पहलू बदल कर रह गई थी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये इतना बड़ा घर है, मैं कहीं छोटा-सा अपार्टमेंट भी लेकर रह सकती हूँ। अगर इसको रेंट पर दे दिया जाए तो हर माह अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मेरी फ़िक्र माश ख़त्म हो जाएगी। अनिया के अखराजात आसानी से पूरे हो सकते हैं। उसने नज़रें झुकाए हुए कहा था। तुम्हें पता है ना, असद के और मेरे तुम पर कितने एहसानात हैं? अगर इसको मालूम होगा कि वो कितनी बातें सुनाएंगे। अगर तुम्हारे शौहर के बच्चों को इस घर के बारे में कुछ भी मालूम हो गया तो कितने मसाइल बन सकते हैं। जिस घर की तुम बात कर रहे हो ये भी असद के सोर्सेज की वजह से आज तुम्हारे पास है। उन्होंने बिना लिहाज किए जताया। आपके और असद भाई के इन एहसानात से मैं कब इनकार कर रही हूँ। मेरी सिचुएशन भी आपके सामने है। मुझसे सब जिम्मेदारियाँ इन चंद डॉलर्स में पूरी नहीं होती। काम पर जाती हूँ तो घर और अनिया की फ़िक्र, और घर पर रहूं तो खाने पीने और बाकी अखराजात की फ़िक्र खाई जाती है। उसने बेबसी से कहा था। इतनी बातें सुनने के बाद भी वो कह रही थी, तुम एक बार इस बारे में सोच लो। आप ही मेरे जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगी। उसे मज़ीद वहाँ पर ठहरना मुश्किल हो गया था, इसलिए कहकर वो जल्दी से किचन से निकल गई। तेज़ तेज़ चलते हुए सीढ़ियाँ फलांगते अपने पोर्शन में चली आई थी। इसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। सांस बहाल करना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत बड़ी बात कहकर आई थी और इनका रद्द-ए-अमल सोचकर ही पसीना आ रहा था। असद ने उसकी उजलत देखी थी और किचन में तनफ़्फ़ुर से खड़ी अपनी बीवी को भी। यकीनन कोई बात हुई है, वरना पैमान का ये रवैया पहली बार देखा था। उसने टीवी बंद किया और किचन में ही आ गया। क्या हुआ, सब खैरियत है? कुछ नहीं, अपना रुख बदलते हुए नागवारी से बोली। कुछ तो है जो तुम्हारे तेवर बदले हुए हैं। फिलहाल तो नहीं। अगर पैमान की दोस्ती इन लड़कियों से मज़ीद रही तो मुझे लगता है अनकरीब बहुत कुछ हो जाएगा। इसका दिमाग इतना काम नहीं करता जितना वह बातें करके गई है। हुआ क्या है वो तो पहले बताओ। इस घर के बारे में बात करिए कि इस घर को रेंट पर देना चाहती हूँ और ख़ुद किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊँगी। क्या? असद ने हैरानगी से देखते पूछा। यही फरमा कर गई हैं मोहतरमा। आप ठीक कह रहे थे उस दिन। मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी बातें इन्हीं लड़कियों ने सिखाई होंगी, वरना इसको तो आटे दाल का भाव नहीं मालूम। कहाँ इस घर को रेंट पर देना और फिर किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की बातें। इसके वहमो गुमान भी नहीं होगा। उसे नफ़ी में सर हिलाते एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखा करो। अनजान है वो, अब आ गई इनकी बातों में। इतनी अक्लमंदी की बातें वो खुद से तो करने से रही, अब मुझे इसको अकल ही देनी पड़ेगी। उन्होंने गहरी सोच में डूबे कहा। मुझे तो पहले ही शक था इन लड़कियों पर। तुम ही कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं। अब जैसे भी हैंडल करना ये तुम्हारा काम है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो तुम्हें ही बुरा लगेगा। उकताहट भरे लहजे में कहते हुए वहाँ से चले गए थे और वो अपने शौहर की पुश्त को देख कर रह गई थी। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। इसको लग रहा था जैसे सांस बंद होने लगा है। ज़िंदगी में पहली बार खुद से कोई इरादा किया था, अपने लिए सोचा था, बल्कि अनिया के लिए। ये मुश्किल फ़ैसला था। खुद को पुरसकून रखने के लिए अपने कमरे के बाहर रेलिंग पर हाथ मजबूती से जमाते हुए लंबे-लंबे सांस खारिज करने लगी थी। खुद को रिलैक्स रखने पर हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात वो इतनी आसानी से कैसे कर रहा है। इस बात को लेकर वो जो इतने दिनों से मुसलसल टेंशन में थी कि इनसे बात कैसे करेगी, अब अगर मौका मिला था तो जैसे तैसे वो बात इनके कानों में डाल आई थी। इनके रद्द-ए-अमल का सोचकर अब अपनी हालत गैर हो रही थी। उसने कभी भी इनसे बहस नहीं की थी और शायद ज़िंदगी में कभी करती भी ना, अगर मामला अनिया का ना होता। परेशानी से वो यहाँ-वहाँ चक्कर काट रही थी। आप ही का यूँ कहना इसको अच्छा नहीं लगा था। वो इन सब की तवक्को कर रही थी, फिर भी इनके मुँह से ये सुनना इसके लिए तकलीफ़ था। वो खुद को समझा रही थी कि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। जो बात सच है, वही की है। दूसरी तरफ इनके बेशुमार एहसानात उसके सामने आ खड़े हुए, जिनमें असद भाई और अस्मा आपी इसमें इनसे सरापा सवाल थे कि जो उन्होंने उसकी मदद की है, वो क्यों नहीं नज़र आ रही? तुम्हें सिर्फ़ ये नज़र आ रहा है कि हम इस घर में बगैर रेंट के रह रहे हैं। कहीं कोने से सुखी की बातें भी सुनाई देने लगी। ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा घर है। अगर तुम इसको रेंट पर दे दोगी तो तुम्हें इन तमाम मुश्किलात से निजात मिल जाएगी, जो तुम्हें हर वक्त परेशान किए रखती हैं।
तुम हिम्मत करो और इनसे बात करो, वो तुम्हारी आप ही हैं, तुम्हारी बात समझेंगी। सबकी आवाज़ें जैसे गुडमुड होने लगी थी। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। सारी हिम्मत एकदम से जैसे ख़त्म होने लगी। वो सुखी से मुखातिब थे। मैं सबसे नहीं लड़ सकती, मैं सबसे बहस नहीं कर सकती सुखी। सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मैं कैसे इन्हें मनाऊंगी? वो मेरी बात कैसे समझेंगे बताओ? उस वापी और असद भाई मुझे बहुत बातें सुनाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं? हालात मेरे काबू में नहीं है। तुम्हारी बात मानो या फिर ये मुशक्क़त भरी ज़िंदगी ऐसे ही जीती रहूं। अपने सर के बालों को ज़ोर से पकड़ते हुए उसने परेशानी में खुद से सवाल किया था। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हालात भी हो जाएंगे, और ना जाने क्यों मैं दूसरे लोगों की तरह होशियार और शातिर नहीं हूँ। मुझे अपने मफाद के लिए सोचना है तो मैं इतना डर क्यों रही हूँ? ये रिश्ते नाते पहले भी और अब भी मेरे से पैरों की जंजीर बन रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी बेटी का इलाज करवाना है। या अल्लाह मेरी मदद करना। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू ही कोई रास्ता दिखा दे, तू ही मेरी मदद करना। जब वो खुद हिम्मत हारने लगी तो उसे अल्लाह याद आ गया था। वो वहीं बैठी दुआ करने लगी और अपना चेहरा हाथों में ले लिया था। कुछ आंसू पलकों की झालर पार करते हथेली में जज्ब होने लगे थे। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। वो कभी भी बहादुर नहीं थी और ना वो बनना चाहती थी। हालात ऐसे हो गए थे कि इसको मुश्किल फैसले ही करने पड़े थे। कितनी ही देर वो अपने रब से हम कलाम रही और इन मुश्किलात से निकलने की दुआ करती रही। अनिया रोशनी की वजह से नींद में कुसमुसाई और मम्मा पुकारने लगी। उसकी आवाज़ इसको होश की दुनिया में वापस आई थी। सारी बातें, चेहरे और आवाज़ें बहुत पीछे रह गई थी। उसने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा था, हाथ मुंह पर फेर कर आंसू साफ किए। जल्दी से कमरे में जाकर इसके करीब बेड पर बैठ गई थी। झुककर कंबल हटाया, मोहब्बत से इसका चेहरा देखा। माथे पर बंधी पट्टी खोल दी गई थी, लेकिन वहाँ अभी भी निशान बाकी थे। वह झुककर इसका माथा चूमने लगी। वो इसके लिए सबसे बढ़कर थी। इस लम्हे और भी कीमती और नायाब लगने लगी थी। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ लूंगी, सबकी बातें सुन लूंगी, लेकिन तुम्हें तन्हा इन बीमारियों से लड़ने नहीं दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो होने से बड़बड़ाई कि कहीं इसकी आवाज़ से उसकी आंख ना खुल जाए। इसका नन्हा सा कमज़ोर हाथ अपने हाथों में लिया था और नरमी से हाथ फेरते हुए बोली, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और बाप भी। मेरे बाप ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जो तुम्हारे लिए कर सकती हूँ वो करूँगी। तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दूंगी और इस काबिल बनाना है कि ज़िंदगी में अगर बुरे हालात आए तो तुम्हें डर डर की ठोकरें ना खानी पड़े। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करो और अपने इन फैसलों पर जम जाओ। दूसरा हाथ इसके बालों में हाथ फेरते हुए इसने नम मगर मजबूत लहजे में कहा था, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हारी मम्मा को बहिम्मत और मजबूत होना पड़ेगा। फिर ही तुम्हें वो एक मजबूत लड़की बना सकेंगे। अभी मुझे बहुत हिम्मत और हौसले से सब फेस करना है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ एक बार। मैं बाकी सबको भी देख लूँगी, उनकी सख्त नज़रें और सब बातें भी सह लूँगी। अगर तुम ना होती तो शायद ये ताकत और ये हौसला मुझ में कभी ना आता। तो मेरी पहले और आखिरी मोहब्बत और बाकी सब बाद में आता है। इसका माथा चूमते हुए नम आंखों से मुस्कुराते कहा। वो इस वक्त टेरेस पर मौजूद थे, जहाँ जदीद सहूलियात से आरास्ता घर वालों के ज़ौक़ का पता दे रही थी। मसरूफियात की वजह से एरिस और पर्म की मुलाकात नहीं हो सकती थी। इस मूवी में एरिस के साथ पर्म का भी लीडिंग रोल था। वो एक अहम और मजबूत करैक्टर के तौर पर रोल प्ले कर रही थी, और इस किरदार के लिए एरिस को डायरेक्टर को खुद कहना पड़ा था कि ये किरदार पर्म बहुत अच्छे से कर सकती है। इसकी बात का मान रखते हुए उन्होंने हामी भर ली थी। ये एक बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म थी जिसका पर्म को मिलना एक बहुत बड़ी ऑफर और करियर का टर्निंग। वो एरिस का जितना भी शुक्रगुजार होती वो कम था। बड़े बजट का बड़ा प्रोजेक्ट मतलब बड़ा नाम और बड़ा पैसा था, इसलिए वो दिन रात एक करके अपने काम पर दिलजमी से लगे हुए थे। लेकिन उनके कुछ सीन्स ऐसे थे कि इन्हें अलग अलग ही करने थे। इनकी शूटिंग की टाइमिंग थोड़ी अलग हो गई थी और कुछ एरिस की अपनी मसरूफियात की वजह से भी इसको टाइम नहीं दे पा रहा था। पम ने मिलने का कहा तो इसने घर आने के लिए कह दिया और ख़ास तौर पर उसके लिए टेरेस पर सब कुछ अरेंज करवाया था। उन्होंने डिनर बाहर करने की बजाय घर पर करने का सोचा था। परम अपने कल्चर और फैशन के मुताबिक बहुत शार्ट ड्रेस में थी। वो कुछ अच्छे लम्हात एरिस के साथ गुजारना चाहती थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उस खूबसूरती की सताइश कई बार वो इसकी आंखों में भी देख चुकी थी। खुद से अगर वो पूछ भी लेती कि वो कैसी लग रही तो वो सादा से लफ्ज़ों में कह देता, अच्छी लग रही हो। उसने कभी भी इसके खुले लफ्ज़ों में तारीफ़ नहीं की थी, जिसकी वो हमेशा मुंतज़िर रहती थी। इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी। उसकी एक पोस्ट पर बेशुमार कमेंट्स और लाइक्स होते, लेकिन इस मामले में थोड़ा रिजर्व था। वो कभी कभार शिकायत भी करती थी कि तुम मेरी कभी तारीफ़ नहीं करते। या शायद इसका जो पहला तजुर्बा था वो उसे रोक रहा था, और इस साहब का लाइफ पार्टनर को लेकर अक्सर खबरें गर्दिश में रहती थी।
डिनर का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। खाने के बाद साथ हल्की-फुल्की गपशप भी हो रही थी। वो अपनी रूटीन लाइफ़ और शूटिंग के हवाले से भी डिस्कस कर रहे थे। बातों-बातों में पवन ने पैमान के बारे में सरसरी सा पूछा था। जो खुद हुआ था उसने कॉल पर भी इसके बारे में बात तो की थी। एरिस ने मसरूफ़ होने का बहाना बनाकर बात ख़त्म कर दी थी। सच बात तो ये थी कि वो एरिस के बारे में बहुत पॉसेसिव हो रही थी। अब मौका मिला था तो वो इससे बात में इस बारे में बात कर लेना चाहती थी। एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे? उसने तमहीद बांधते हुए पूछा था। एरिस की हरकत करते फ़ोक को रोककर उसकी जानिब देखा और दोबारा से अपने खाने में मसरूफ़ हो गया। उसने गला खंगारते मुस्बत साइन दिया। ये उम्मे पैमान नामी लड़की का इशू आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और लोग बिला वजह इसे तुम्हारे साथ जोड़ रहे हैं। तो उसके लहजे में हैरानगी और काट थी कि यहाँ इस पर क्या इसका क्या ज़िक्र। मुझे पता है कि तुम्हें इसका ज़िक्र करना पसंद नहीं है, लेकिन लोग जो तुम्हारे और इसके बारे में अजीबो-गरीब कमेंट्स करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। तो तुम ना पढ़ा करो। उसने इत्मीनान से जवाब दिया और परमिस को देखकर रह गई। लोगों की कमेंट्स और इनके वीडियो व्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अनकरीब हमारी मूवी आने वाली है, तो ऐसे में अगर इनके हमारे बारे में ख़यालात अच्छे नहीं होंगे तो हमारे इस प्रोजेक्ट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं आप लोगों को क्लियर करूं कि ऐसा कुछ नहीं है? जो लोग जेलस हो रहे हैं वही ऐसा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। जब मूवी आएगी तो इस हवाले से भी क्लियर हो जाएगा। हमें फ़िल्म की प्रमोशन के लिए बहुत सी जगहों पर और तरह-तरह के लोगों से मिलना होगा। लोग सवाल करेंगे, तुम्हारी नज़र में ये बात अहम नहीं है, लेकिन फिर भी एड्रेस ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम एक सुपरस्टार हो और एक वो मामूली सी मुसलमान लड़की। हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ में इसका ज़िक्र क्यों हो रहा है? उसने अपनी बात पर ज़ोर देते इस्तफसार किया। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे इग्नोर कर सकता है? इसका फ्यूचर जुड़ा है इस फ़िल्म से। एक फ़िल्म की कामयाबी बहुत सी आने वाली कामयाबियों के राह हमवार कर देगी। ये मीडिया वाले तो हर वक्त ताक में रहते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ में बिला वजह ही घुसने की कोशिश करते रहते हैं। इनको जो लगता है लगने दें। जब कोई कॉन्फ्रेंस या शो में जाऊंगा तो मैं सब क्लियर कर दूंगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मुझे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैंडल करना बहुत अच्छे से आती हैं। तुम भी इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना समझो। उसने वाइन का ग्लास लबों से लगाते हुए कहा। बात लोगों तक होती तो और बात थी। तुम्हें पता है डैनियल कर कह रही थी? इसके जिक्र पर आयरिस का हाथ रुक गया और वो माथे पर तेवलियां डाले इसकी जानिब मतवज्जा हुआ। उसकी आंखों से आया इस्तेफामिया तहरीर पढ़ सकती थी, लेकिन उसने पूछा नहीं था। इसका कहना है कि तुम अब अपना टेस्ट बदलना चाह रहे हो, इसलिए तुम एक मुसलमान लड़की के साथ। उसकी जानिब देखते हुए वह एक लम्हे को ठहरी थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती एरिस ने टोक दिया। डैनियल क्या सोचती हैं और क्या कहती हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। वो मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी बोलेगी तो मैं इसका जवाब दूंगी। वो सिर्फ अपनी नफ़रत, कीना, हसद और गुस्सा निकाल रही है। मुझे इसके कामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने सोचा था लेकिन कहा नहीं। और एक बात, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि आपका पैमान की फ़ेवर करना। उसने दिल में आई बात ज़बान तक ले आई थी। मैंने कब की? उसने खाने की तरफ बढ़ते हाथ रोककर वाइन का ग्लास लेते हुए टेबल से उठ खड़ा हुआ। इसका लहजा तो नॉर्मल था, लेकिन अंदर एक जंग से छिड़ चुकी थी जिसको वो अंदर ही अंदर ख़त्म करके खुद को नॉर्मल शो करवा रहा था। बिल्कुल किसी गहरे समंदर की तरह जिसका पानी देखने से मामूल के मुताबिक बह रहा था। उसके अंदर क्या चल रहा है वो वही जानता था। पर इसको देख कर रह गई। इसका यूं उठकर खड़ा होना इसको इंसल्ट फील करवा गया था। वह चलता हुआ रेलिंग के पास जाकर रुक गया। इधर उधर देखते हुए खुद को कंपोज करने लगा। परम की जानिब इसकी पुश थी। यूं ही नज़र घुमाते उसे रेलिंग के साथ खड़ी पैमान पर नज़र पड़ी जिसका वो जिक्र करना और नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। गैर इरादी तौर पर इसकी निगाह वहाँ ठहर गई थी। काफ़ी फासले पर होने के बावजूद वो इसको देखता था। वो अपने हाथों में चेहरा लिए झुकी हुई थी। उसने पुरमुतजस्सिस होते हुए देखा था। इसको अंदाज़ा लगाने में देर नहीं हुई थी कि वो रो रही है। वो हिजाब में नहीं थी। इसका दुपट्टा गले में झूल रहा था, या शायद इसको यकीन था कि कोई इसको देख नहीं रहा। वो तन्हा है। इसने वहाँ खड़े होकर रोने का शोहल जारी रखे हुए थी। उसने नजरें टिकाए उसकी जानिब देखा। कितने दिन हो गए थे इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। जयरा ने बताया था कि वो एक दो बार आई थी। वो खुद उससे मिलना नहीं चाहता था। अब इतने दिनों के बाद देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों रो रही है। शायद अपनी बेटी की वजह से। वो यही अंदाज़ा लगा पा रहा था। इधर उधर देखने की बजाय उसी के बारे में सोच रहा था। पर उन लोगों की बातें बहुत पीछे रह गई थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ लाशऊरी हिस्से से निकलकर शाऊर में आ गया था। वो खुद तो वापस आ गया था, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए असिस्टेंट को भेजा था कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। अनिया की तबीयत ख़राब देखकर इस वक्त भी बहुत रो रही थी और आज भी।
उसने एक लंबी सांस खारिज की और खुद को नॉर्मल रखा, लेकिन नजरें अभी भी इसी पर टिकी थी। इसको यूं उठकर जाता देखकर परम भी अपनी जगह से उठे और अपने तासुरात को नॉर्मल करने की हद मुमकिन हद तक कोशिश की थी, लेकिन पैमान नाम की लड़की का नाम दिन ब दिन उसके नाम के साथ जुड़ना इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने भी अपना वाइन का ग्लास उठाया और टिक टिक करते हील के साथ उसके बराबर में खड़ी हो गई। नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा तो एक फसूल था जो टूट गया था। वो अपने हाल में लौट आया था। उसने बेहद करीब खड़ी परम को देखा, जो ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट लाते हुए अपने होने का एहसास दिला रही थी। नारंगी लिपस्टिक से भरे भरे होंठ अपनी तरफ मायल करने की पूरी सलाहियत रखते थे। इसके खूबसूरत चेहरे पर से उसने नज़रें हटाई थी और दोबारा रेलिंग पर खड़ी उस लड़की को देखने लगा। परम ने उसके चेहरे की संजीदगी और खुद को यूं नज़रअंदाज करना देखा था। इस शख्स का किसी को नज़रअंदाज करना भी एक स्टाइल लगता है। उसने अपनी कोहनियाँ रेलिंग पर टिका दी, कंधे पर सर रखकर अपनायत का एहसास दिलाया। वो अपनी जगह खामोशी से खड़ा रहा। परम ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में सामने देखा। इसकी नज़र पैमान पर पड़ी तो उसके अब्रू तन गए। लगता है तुम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो इसमें। इसके लहजे में चुभन सी थी, तो इसने नज़रें फेर कर परम की जानिब देखा। किसकी बात कर रही हो? कम ऑन एरिस, अब तुम अनजान बन रहे हो, उसने दांत पीसते कहा। इसको चंद पल ही लगे थे इस बात को समझने में। उसने एक सर्द आह खारिज की। वो दोबारा से वहाँ देखने लगा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थी। उसकी नज़रों ने ढूंढना चाहा, मगर अब वो कहीं भी नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा तुम लोग एक बात के पीछे ही क्यों पड़ गए हो। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम भी। मैं वही कह रही हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। लोगों की बातें और इनके ख्यालात, वो सब एक तरफ, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसको भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे लगा था कि तुम मुझे समझती हो, लेकिन मैं गलत था। तुम भी वही देखती हो, वही सुनती हो जो बाकी सब कहते और करते हैं। उसके लहजे में नाराज़गी झलक रही थी। उसने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा। ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम बताओ कैसी बात है? तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है? तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री में एक नाम है, और फिर मामूली सी लड़की को तुम्हारा साथ जोड़ा जाए, वो भी मेरी मौजूदगी में। तो तुम्हें क्या लगता है मेरा रिएक्ट क्या होगा? वर्क और इंडस्ट्री वो सब अलग चीज़ें हैं। ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता हूँ और क्या नहीं, इस बात के लिए मैं लोगों को जवाबदेह नहीं हूँ। इनके जो माइंड में है वो कर रहे हैं, और मुझे जो सही लग रहा है वो मैं करता हूँ। मैंने उसकी मदद कर दी है, तो बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो तुम? नहीं, बल्कि सभी। जानते हो ना, वो एक मुसलमान लड़की है, और मुसलमानों के बारे में जो तुम्हारी राय है, मैं चाहती हूँ वो कभी ना बदला और ना तुम बदलना। उनके दिखावे और काम में बहुत झोल है। ये करते कुछ हैं, दिखाते कुछ और हैं कुछ। कुछ भी करने से पहले तुम एक बार अपने माजी को ज़रूर याद कर लेना। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते उसने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। तुम्हें मेरा माजी याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। माहौल में कशीदगी एकदम से ही छा गई थी। चार्मिंग और खूबसूरत कपल माथे पर शिकनों के जाल लिए खड़े थे। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए, हम फिर बात करेंगे। वो कुछ पल खड़ी देखती रही और फिर वहाँ से चली गई थी, लेकिन माजी की तल्ख यादें एक बार फिर उसके दिल और दिमाग पर अजियत रकम कर चुकी थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करने की कोशिश की थी। एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी वो सब कुछ फरामोश नहीं कर पाया था। बचपन में माँ बाप के बगैर यतीमी की जो ज़िंदगी उसने गुजारी थी, अब इससे मिलती जुलती ज़िंदगी वो हनी को दे रहा था। उसने अपना सारा बचपन और टीनेज गुर्बत में गुजारी थी, हालात से लड़ते हुए, अच्छे दिनों की उम्मीद और मेहनत करते हुए। लेकिन हनी के पास बहुत ज़्यादा आसाइश सहूलियात होने के बावजूद वो पेरेंट्स की मोहब्बत और इनकी तवज्जो चाहता था, जो कभी वो खुद भी बहुत ज़्यादा महसूस किया करता था। वक्त और हालात बदल गए थे, लेकिन एहसासात अब भी वही थे, जैसे कभी बचपन में हुआ करते थे। वो कमरे में गया था और अपनी डिप्रेशन की गोलियां निकाल कर खाई थी। वो जब भी डिप्रेशन में होता, अपने खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता, लेकिन लोगों के सामने यूं जाहिर करता है कि जैसे उसे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। दिलों दिमाग में जो जंग छिड़ी होती, इस पर मुस्कुराहट और सब कुछ नॉर्मल होने का खौल चढ़ाए रखता। वो लोगों को अपना बेहतरीन और खूबसूरत चेहरा ही दुनिया को दिखाता। बहुत सारी बातें वो चाहता था कि खुद तक ही महदूद रहें और लोगों को इसके बारे में कभी इल्म ना हो, लेकिन यह यादें बहुत बार उसके लिए अजियत का बायस बन जाती थी। जब भी वो ज़हनी तौर पर डिप्रेशन होता तो दो ही काम करता, एक डिप्रेशन और नींद की गोली, या फिर बहुत ज़्यादा शराब नोशी। इस बात को किए हुए 2 हफ्ते होने को थे। इसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई आप से बात करने की। इनका तनाव और असद भाई का तनफ़ुर भरा चेहरा उसकी सारी हिम्मत और हौसले को ख़त्म कर रहा था। आगे क्या होगा? वो कैसे बात करेंगे? इसको समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ काम से फ़ारिग़ होने के बाद अपनी परेशानी का इज़हार सुखी के सामने किया था।
इनके कहने पर इतना बड़ा कदम तो उठा लिया था, लेकिन हालात को फेस करना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। क्या तुम्हारी आपी ने या भाई ने कुछ कहा है इस बारे में? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इनकी नज़रें जो मुझे कह रही हैं, इन सबको फेस करना या इनसे कोई बात करना मेरे लिए आसान नहीं। आप ही अनिया का वैसे ही ख्याल रख रही हैं जैसे मुझसे बातचीत करना बंद कर दिए। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मैं इन्हें मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकती। इनका ये रिएक्शन नेचुरली है, वो तुमसे इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी क्योंकि इनका हमेशा ही यहाँ रहने का इरादा था। अगर वो यहाँ रहेगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तो तुम्हें अपने लिए इतना तो अब करना ही पड़ेगा। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो फिर कैसे अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर बना सकोगी? सुखी ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए हौसला बढ़ाते कहा, मगर कैसे? देखो पैमान, अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। अभी अनिया छोटी है, कल को उसने बड़ी होना है, फिर स्कूल कॉलेज इन सब के अखराजात कौन उठाएगा? क्या तुम नहीं चाहती वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अच्छा जिए, अच्छा खाए पिए? अगर तुम इन मुश्किलात से निकलोगी तो तुम अपने बारे में भी सोच सकोगी। कब तक तुम अपने अकेले ज़िंदगी गुजारोगी? तुम्हें भी अच्छा लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो हर कदम पर तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ हो। उसे नरमी से समझाया था। मैं अपने लिए परेशान हूँ और तुम लाइफ पार्टनर तक पहुँच गई हो। मुझे शादी नहीं करनी, मैं और अनिया काफ़ी हैं, हम दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे, बस ये सारे मसाइल हल हो जाएं। वो तो बात की बात है, लेकिन इस बारे में भी सोचना ज़रूर। वो क्या कहते हो तुम लोग? वह एक पल को रुकी थी और चुटकी बजाते कहा था, इंशाल्लाह इन मसाइल से तुम बहुत जल्द निकल जाओगे, तो फिर इस बारे में भी सोच लेंगे, बल्कि हम करवाएंगे तुम्हारी शादी। इंशाल्लाह, ज़रूर, सिबा ने दिल से कहा था। यार मैं सीरियस हूँ और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? इन दोनों को घूरते हुए इस्तफसार किया। नहीं यार, हम तो बिल्कुल सीरियस हैं। भैया तुम्हारी कोई ज़िंदगी है और ना तुम्हारी इतनी एज है कि तुम इस बारे में सोचो ही ना। अभी तो तुम इन मसाइल में घिरी हुई हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं सोचना, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, वो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन ये शादी का लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। मुझे सिर्फ अपनी अनिया के बारे में सोचना है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो किसी अच्छे से लड़के के साथ इसकी शादी कर दूँगी, जो इसका ख़्याल रखे, इसकी केयर करे। वक़्त आने पर इसकी भी हो जाएगी, यकीनन तुम इसके बारे में अच्छा ही सोचोगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने बारे में भी सोचना होगा। क्या मालूम कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़के को तुमसे मोहब्बत हो जाए और तुम्हें प्रपोज़ल भेज दे, फिर? उसने बात काटी थी। अरे फ़िज़ूल में मेरा दिमाग ख़राब ना करो। मैंने कहा ना मुझे कोई शादी-वादी नहीं करनी, चाहे कोई हैंडसम आए या बदसूरत, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने ज़िद होते इन दोनों को घूरते हुए वाज़ेह किया। लेकिन हम तो तुम्हारी शादी करवा के ही दम लेंगे, बस हाँ होने की देर है। कोई मिल जाए ऐसा इंसान जो तुम्हारे पीछे थोड़ा दीवाना हो। एक तो मुझे लगता है तुम्हारे आस-पास ही है, तुम नज़र दौड़ाओ। थोड़ी-सी मेहनत करो तो ऐसा मुमकिन है। सुखी ने ज़ुमानी बात करते हुए सिबगा की जानिब देखते हुए आँख विंग की थी। इनके चेहरों पर शरारत रक़्स कर रही थी। पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो? सीधे से बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कौन-सा लड़का? कहाँ से आ गया ये लड़का? उसने अपने बाजू ऊपर करते हुए लड़ाका अंदाज में पूछा था। ये हरकत देखकर उन्होंने एक-दूसरे के हाथ पर हाथ मारा था कि तीर निशाने पर तकरीबन लग चुका है और इनका इरादा मज़ीद तंग करने का था। मैंने कहा ना कि अपने आस-पास देखो, किसी से आते-जाते मुलाकात हो जाती होगी, जो थोड़े नखरे दिखाए, थोड़ी केयर करे, जो तुमसे बात करना चाहे, तुम्हें इग्नोर करना चाहे। ऐसा वैसा कोई लड़का होगा तो हमें बताओ, हम आगे बात बढ़ाते हैं, हो सकता है इसके दिल में कुछ हो। सुखी ने गला साफ करने के बाद वज़ाहत देते कहा, मेरे पास इतना फ़िज़ूल टाइम नहीं है कि मैं इन बातों को नोट करती फिरूँ। उसके ज़हन में जो ख़्याल आया था इसको झटकते हुए इसने बेजारियत से कहा था, भाई इन कामों के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। अब तुम लोग मेरा दिमाग ख़राब ना करो। मैंने कहा ना कि मुझे इन कामों में नहीं पड़ना तो नहीं पड़ना। उसने दो टोक बात की। पैमान, अब तुम ही देख लो। सुखी की बात भी तय हो गई है। जल्द इसकी मंगनी होगी और जैसे ही इसका सेमेस्टर पूरा हो जाएगा तो ये इंडिया चली जाएगी और फिर अपने मंगेतर के नाम की अंगूठी पहनकर यहाँ आएगी। सिबगा ने सुखी की जानिब देखते कहा जो शर्माने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। सच में? तुमने मुझे बताया नहीं? उसने पुरजोश होते हुए पूछा था। बस अचानक से ही हुआ है ये सब। जब से सेमेस्टर मुकम्मल होगा तो मैं इंडिया जाऊंगी। घर वालों की बहुत याद आ रही है। लड़का कैसा है? क्या करता है? तुमने देखा है? उसने एक साथ कई सवाल कर डाले। हाँ देखा, लेकिन पता नहीं था कि इसके साथ बात तय हो जाएगी। मैं तस्वीर दिखाऊंगी तुम्हें। अभी मोबाइल ऑफ है, बाद में से ही। तो इसे चार्ज पर लगाओ, मुझे अभी देखनी है। इससे ज़्यादा तो तुम एक्साइटेड हो रही हो। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी की बात है तो एक्साइटेड होना तो बनता है ना। अच्छा तुम्हारी बात कहीं चली है? अब वो शिवा से पूछ रही थी। वो घूरने लगी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे पढ़ना है और जॉब करनी है, फिर देखा जाएगा। उसने कंधे उचकाते हुए आराम से कहा।
तुम जितनी प्यारी हो उतनी ही जल्दी कोई ना कोई तुम्हें प्रपोज कर देगा। उसने यकीन लहजे में कहा तो वो ब्लश करते मुस्कुराने लगी। प्यारी तो तुम भी हो, लेकिन तुम्हें तो अभी तो किसी ने प्रपोज नहीं किया। मेरी बात और है, अगर कोई प्रपोजल आया भी तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैंने पहले भी बता दिया, मेरी ज़िंदगी में अनिया के अलावा किसी की गुंजाइश नहीं है, और जो कोई भी करता है मैंने अनिया के लिए करना है। मैंने किसी और शख्स की गुंजाइश अपनी ज़िंदगी में नहीं रखी। अभी तो तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें एहसास हो जाएगा। खैर ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों मेरे साथ इंडिया चलोगी ना? वहाँ बहुत मज़ा आएगा। वो दोनों एक दूसरे को देख कर रह गए। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो वहाँ जाने की बात करेगी। नहीं यार, वहाँ जाना कौन सा आसान काम है। यहाँ के अखराजात पूरे नहीं हो रहे तो वहाँ का वीज़ा और बाकी के सब खर्च कौन उठाएगा? सिमका ने मासूम सूरत बनाते हुए वजाहत दी थी। सिमका ठीक कह रही है, मैंने भी कभी नहीं सोचा कि कभी मेरा भी इंडिया जाने का इत्तेफाक होगा। तुम्हें तो पता है हमारे दोनों मुल्कों के आपस में कितने इख्तलाफात हैं। ऐसा ना हो कि वो मुझे मुल्क में जाने ही ना दें। आए रोज़ तो पाबंदियाँ लगी रहती हैं और बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। सच कहूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक इंडियन लड़की से दोस्ती होगी। जैसे तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी एक इंडियन लड़की से दोस्ती होगी। ऐसे ही तुमने कभी ये भी सोच रखा है कि तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। लेकिन ज़िंदगी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो लोग इंसान को बुरे लगते हैं, जिनसे वो मिलना नहीं चाहता, उनके बारे में राय बदलती है और ख़यालात भी बदल जाते हैं। और वो इंसान को जब हम परखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तब हमें मालूम होता है कि वो इतना बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं। हम दोनों ममालिक की कशीदगी अपनी जगह, लेकिन आज भी इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत मौजूद है। बहुत से ऐसे हैं जो एक दूसरे मुल्क का नाम सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। और वैसे भी हमारा तो यहाँ बाबा गुरु नानक का गुरुद्वारा भी है। पंजाब से लोग तो आते जाते रहे। हम पंजाबियों की तो बहुत सी बातें, चीज़ें, बोलियाँ मिलती जुलती हैं। बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ एक बार पाकिस्तान गई थी, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। अब अगर तुम पाकिस्तान में गई और मैं इंडिया में चली गई तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तुम बहुत आगे का सोच रही हो। शायद मैं कभी भी पाकिस्तान न जाऊँ और ना मुझे जाना है। अब मैं यहीं रहकर अनिया की परवरिश करूँगी और मेरा वहाँ कोई भी नहीं है। उसने सर को झुकाते हुए नम होती आवाज़ में कहा था। एक वक्त था कि वो अपने मुल्क के लिए बड़ी पुरजोश और उसके हक में बोला करती थी, और अब उसे अब भी मोहब्बत है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से और उनके रवैयों को देखते हुए वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन वो भूल रही थी कि वक्त और हालात बदलने में कब वक्त लगता है। जिस जगह वो जाना नहीं चाहती थी और जिन लोगों से मिलना नहीं चाहती थी, उन्हीं से इनका सामना हो जाएगा। मैं अपनी मंगनी की बातें कर रही हूँ और तुम उदासी वाली बातें लेकर बैठ गई। यार कुछ अच्छा बोलो, तुम्हारे दोस्त की मंगनी है, कोई आम बात नहीं। उसने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए उसका मुखातिब किया। हाँ तुम्हारी मंगनी तो है, लेकिन तुम्हें हमें ट्रीट देनी होगी, है ना पैमान? वो भी एडवांस। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे कि किससे पाला पड़ा है। उसने शौक होते कहा। हम कहीं घूमने फिरने जाएं, इस तरह थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और माइंड फ्रेश भी हो जाएंगे। शिवगा ने इनकी जानिब देखते हुए पूछा। कुछ हम अपनी पॉकेट मनी भी खर्च कर लेंगे, सारा कुछ तुम अकेली पर तो नहीं डाल सकते। नहीं यार, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मुझे अनिया को लेकर हॉस्पिटल जाना था। इसकी रिपोर्ट्स आई हुई हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं मज़ीद कहने से पहले वो खामोश हो गई थी। इसके उदास चेहरा देखकर वो भी चुप हो गई। दिल में एक डर सा रहता है कि न जाने इन रिपोर्ट्स में क्या आया होगा और क्या नहीं। तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी जेब खाली करो? हम अपने खर्च पे नहीं जाते हैं। मेरे पास काफ़ी पॉकेट मनी जमा है। मैंने पापा से भी मंगवा लूँगी। तुम बेफिक्र रहो, ये मेरी तरफ से ट्रीट है और ऐश भी मेरी तरफ से ही होगी। फिर भी अब ये फिर भी छोड़ो। मैंने कहा कि हम लोग चलेंगे तो चलेंगे। हम डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद घूमने फिरने जाएंगे। ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना, कुछ वक्त दोस्तों के साथ भी अच्छा गुजार लो। हमने तो स्टडी करके वापस चले जाना है, लेकिन यहाँ बहुत सारी यादें मैं अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, और मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। अच्छा इतना जज्बाती ना करो, चली जाऊँगी मैं। इन दोनों ने होटिंग करते एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा था। वैसे तुम्हें मनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, ज़रा सा जज्बाती करने की ज़रूरत है। मेरी फ्रेंड भोली सी, मासूम और पगली सी है। सुखी ने उसके सर पर हाथ मारते हुए मोहब्बत से कहा। इसने बिना मुंह बनाए मुस्कुराने लगी और इधर उधर की बातें करने लगी थी। इनकी बातें और इनका हौसला दिलाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। वो कुछ देर के लिए ही सही, मगर अपनी परेशानी और उलझनों से निकल आती, खुद को बहुत बेहतर महसूस करती थी। काम से फ़ारिग होने के बाद वो घर आ गई थी। इतने दिनों से जो बात अधूरी रह गई थी, उन्होंने दोबारा इस मौज़ू पर कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन इनके रवैये और नज़रें बहुत कुछ बावर करवा रहे थे। वो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि काश कभी ऐसे हालात ना होते तो इनको ये मुतालबा करना ही ना पड़ता।
कभी तो दिल में ख्याल आता कि वो कह दे कि ये बात तो मैंने जज्बात में आकर कह दी थी। उसे घर रेंट पर नहीं देना, लेकिन अगले ही पल खुद मौजूदा हालात सामने आ खड़े होते। बेशुमार अखराजात और ना खत्म होने वाली परेशानियां भी दिखाई देती, तो अपनी कही हुई बात पर फिर से कायम हो जाती। मौसम दोबारा से बदल रहा था। चंद दिन जो गर्मी के आए थे वो खत्म हो रहे थे। सर्दी की आमद दोबारा से शुरू हो चुकी थी। वो घर आई तो आज हस्बे मामूल उसकी तबीयत में बोझलपन और परेशानी नहीं थी। यह सब सबका और सुखी की बातों का ही असर था कि वो हल्का हल्का महसूस कर रही थी। घर में दाखिल होने से पहले अपने हैंडबैग से की कार्ड निकाला और जैसे ही लॉक ओपन किया तो घर के अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने लॉक ओपन करने के लिए 3 कार्ड रखे हुए थे। एक तो इसके पास था और 2 असद भाई और उसवा आपी के पास होते थे। घर की लाइट्स ऑन थी और लाउंज में बोलने की आवाज़ें हो रही थी। वो दिल में दुआ करने लगी कि इनका सही से सामना ना हो, लेकिन वो तो पहले ही लाउंज में मौजूद थे। वो नज़रें चुराते हुए वहाँ से चले जाना चाहती थी। तभी असद भाई ने इसको आवाज़ दी तो एक पल को इसका दिल थम सा गया, और जिस बात से इतने दिनों से बच रही थी आज वो मौका आ गया था। अभी भी वो ज़हनी तौर पे इन सब के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपना साहस बहाल किया और खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की। इनके पास लाउंज में ही आ गई। वहाँ रखे हुए तुर्किश यू शेप सोफे के पास टिक गई। असद भाई शायद इसी के ही मुंतज़िर थे। उसने लाउंज में नज़र दौड़ाई। दानी वहाँ नहीं था। उसने की हंसने की आवाज़ें कमरे से आ रही थी और शायद अनिया के साथ खेल रहा था। उसे अंदाज़ा लगाया था, फिर इनकी जानिब देखा था। जी भाई, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। इनका अंदाज़ तो हुक्माना था और अब उसे अपना गला खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। जी मैं सुन रही हूँ। अपना हैंडबैग एक जानिब रखते हुए आस्ता आवाज़ में बोली और बैग पर अपनी उंगलियों की गिरफ्त सख्त कर दी। अंदाज़ा था कि वो क्या पूछने वाली है। तुम्हारी आपी ने बताया मुझे कि ये घर रेंट पर देना चाहती हो तुम। उन्होंने अस्मा की जानिब देखा था, जो खामोश और खौफ की बड़ी नज़रों से इसको देख रही थी। पैमान ने नज़रें उठाकर देखा और इस बात में सर हिला दिया। इनके सामने बोलना इसको हमेशा से ही मुश्किल लगता था। वो हक पर होते हुए भी अपनी बात की वजाहत न देख सकी। तुम्हें ये सारी उल्टी पट्टियाँ किसने पढ़ाई हैं? उनके लहजे में नागवारी घुल गई थी। जी, वो फ़कत इतना ही कह सकी। मैंने पूछा कि तुम्हारे ज़हन में ये सारे फजूल ख्यालात कहाँ से आए हैं? पहले तो कभी तुमने इसके बारे में बात नहीं की, बल्कि कभी जिक्र तक नहीं किया। अब अचानक से तुम्हें ये घर रेंट पर देने का ख्याल कहाँ से आ गया? भाई, ये ख्याल अचानक से नहीं आया। हालात आपके सामने हैं। मैं जितने भी कोशिश कर लूँ मुझसे ये अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मैं 2 जॉब कर रही हूँ, उसके बावजूद हालात बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ रहे हैं। और ये इतना बड़ा घर है, हम दोनों के लिए एक छोटा-सा अपार्टमेंट ही काफ़ी होगा। उसने जैसे-तैसे बात करके बात मुकम्मल की और इनकी जानिब देखा। वो सख्त नज़रों से इसको घूर रहे थे। उसने मदद तलब नज़रों से आपी की जानिब देखा कि शायद वो इसके हक़ में बात करे, लेकिन इनके तासुरात भी इस पार्ट से थे। अच्छा, तो तुमने कोई किराएदार को ढूँढ लिया है? उन्होंने तमस्कराना लहजे में इस्तफ़सार किया। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी तेज़ नज़रें खुद पर महसूस करते बमुश्किल बोली। तुम्हें क्या लगता है घर को रेंट पर देना कोई मामूली बात है? लोग 100 तरह के सवालात करते हैं और क्यों तुम क्या जवाब दोगी? इन लोगों में से अगर किसी को भी तुम्हारी माज़ी या तुम्हारे शौहर के बारे में भनक पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बजाय तुम्हें मेरा एहसानमंद होने के, तुम हमें ही इस घर से निकल जाने का कह रही हो। उनकी आवाज़ में दरश्तगी दर आई थी, बिना कोई लिहाज किए गोया हुए। हमने तुम्हें यहाँ बुलाया और इस घर का तुम लीगल तौर पर नाम करवाने के अलावा और भी बहुत सारे मसाइल का सामना किया। अगर मैं कोशिश ना करता तो जैसे तुम्हारी बाकी जायदाद तुम्हारे शौहर की औलाद ने छीन ली है, तो ये भी छीन लेते। तब तुम क्या कर लेती? तुम इनसे जाकर लड़ती, बात करती। तुम कुछ नहीं कर सकती इनके सामने, मगर अब? घूरते हुए तनफुर भरे अंदाज में पूछा था। वो खामोश हो गई। इसका जवाब इनके पास नहीं था। वो कभी भी इनसे नहीं लड़ सकती थी और ना उसको लड़ना आता था। नम होती पलकें झुका लेती। वो बेहद बेबसी महसूस कर रही थी। इतनी बातें सुनने के बावजूद वो खामोश बैठी थी। पैमान, हम तुम्हारे आप ही अपने हैं और तुम हमें ही खैर समझ रही हो। उस वापी ने कदरे नरमी से इसकी जानिब देखते कहा। आप ही ऐसी बात नहीं है। गुलूगिर लहजे में फ़कत इतना बोल सकी। फिर तुम बताओ कैसी बात है? तुम किसी भी शख्स की बातों में आकर आज हमें इस घर से जाने का कह रही हो, तो कल तो हमें पहचानने से भी इनकार कर दोगी। आप मेरी बात को समझ नहीं रही। मैं आप लोगों को जाने का नहीं कह रही, बल्कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। मैंने सिर्फ आपसे बात की और मैं इस बात को नहीं भूल सकती कि आप लोगों के बेशुमार एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन वो रुकी थी। लेकिन क्या? तो वो खामोश रही। इन्हें समझाना इसके बस की बात में नहीं था। फिर भी वो हिम्मत करके आहिस्ता आवाज़ में अपना मौका बयान किया था। मैं अनिया के फ्यूचर के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए ये सब करना चाहती हूँ। आप लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने आप लोगों को मेरी मदद का ज़रिया बनाया। मैं आपके साथ एहसाना शायद कभी ना उतार सकूँ, लेकिन मैं इस घर को रेंट पर देना चाहती हूँ। तो तुमने फैसला कर लिया। बल्कि साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो हमें वाज़ेह जताया जा रहा है
कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। असद भाई का लहजा तल्ख और तेज हो गया था कि वो अभी भी इस बात को लेकर बैठी हुई है जो उसकी जरा सी ऊंची आवाज पर सहम जाती थी और एक ही बात को दोहराई जा रही है अब। आप तो मेरी बात समझे ना। वो रो धोने को हो गई थी कि वो आखिर इनसे इतने सवालात जवाब कर रहे थे बजाय इसकी बात को समझने के। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जो तुम हमें समझाना चाह रही हो हम अच्छे से समझ गए, मजीद की गुंजाइश नहीं बची। फर्ज करो आज हम यहाँ से चले गए तो क्या करोगी तुम? किससे बात करोगी? इन लड़कियों से जिन्होंने तुम्हें ये सब कुछ करने का कहा है। वो खुद एक एक पाई के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, वो तुम्हारी क्या मदद करेंगी? आखिर में इनका लहजा इस्तेहज़ाइया हो गया। मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। उसके पास यही जवाब था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये सब कुछ करना इसके लिए कोई आसान काम नहीं है। उस्मा, सुना तुमने? तुम्हारी बहन साफ लफ्ज़ों में कह रही है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। असद भाई, उसने कहना चाहा, बस करो। हमें बेवकूफ़ ना बनाओ। तुम्हें लगता है हम इस घर पर काबिज़ होकर बैठे हैं? मेरा वो मतलब नहीं है। तुम्हारा जो भी मतलब है वो हम समझ चुके हैं। अनिया को अब तुम खुद संभालना और कल से आते हुए तुम ही इसके पिक करोगी और अब ड्रॉप भी। उस वक्त अनिया को संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी खत्म हुई। जब तुम्हारी बहन सारे फैसले खुद कर सकती है तो अपनी बेटी को वो खुद संभाल भी सकती है। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले करने का हक रखती है। हमें अब अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए इससे पहले कि हमें पुलिस के ज़रिए से निकाले। तैश में कहते हुए उठ खड़े हुए लंबे लंबे डग भरते हुए घर से बाहर चले गए। वो इस तरारी कैफियत में आपी को देखने लगी जो माथे पर तेवरियां डाले इससे मुखातिब हुई। पैमान, अभी भी वक्त है अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। अगर एक दफ़ा हम यहाँ से चले गए तो शायद असर मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे मिलने भी ना दे और हमारे सारे राब्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। पापा से तो हो ही चुके हैं और तुम अपनी इकलौती बहन से अपने सारे ताल्लुकात भी ख़त्म कर लोगी। आगे तुम खुद समझदार हो। तनफ़ुर से कहते हुए वो अपने शौहर के पीछे चली गई थी और इन्हें देख कर रह गई। जो कुछ कह कर गए थे वैसा कर भी गुजरेंगी। वो इन्हें नाराज़ करना नहीं चाहती थी। जिस बात से वो डर रही थी वो डर उसके सामने आ गया था। वो इनके बगैर भला क्या कर सकेगी? अनिया की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकती थी और जो कुछ वो कह कर गए थे इनके दिल का बोझ बहुत बढ़ गया था और सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसने वहीं बैठे अपना हिजाब खोला और अपने आंसू साफ करने लगी। हिम्मत करके दानी कमरे में गई और सोई और अनिया को उठाया और फिर अपने पोर्शन में आ गई। एक ही बात जहन में अटक गई थी कि न जाने कब हालात बदलेंगे, कब सब कुछ नॉर्मल होगा। वो अनिया के लिए जो फैसले कर रही थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि इसके दूसरे रिश्ते नाराज़ हो जाएं, लेकिन अब वो हो रहे थे। वो इन्हें मनाना चाहती थी लेकिन उसे मनाना नहीं आता था। वो क्या करे, इसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने अनिया को बेड पर लिटाया और उसके करीब में बैठ गई। अपना माथा हाथों में लिए उसके मसलने लगी कि कोई हल ही निकल आएगा इन ना खत्म होने वाले मसाइल का। तभी अनिया भी नींद से बेदार हो गई थी और सर को झुकाए अपने आंसू अनिया से छुपा लेना चाहती थी। मामा क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? उसे अपने नन्हे बाजू इसके गिर्द घायल करते हुए मासूमियत से पूछा था। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसने पस्त आवाज़ में जवाब दिया था। क्या खाला ने आपको डांटा है? वो मुझे भी डांटती हैं। उसने अपनी तोतली ज़बान में कहा था तो वो चुप हो गई थी। काश वो सिर्फ डांटती, जाने की बात ना करती। उसने सोचा था, खाला आपको क्यों डांटती हैं? मैं तो तंग भी नहीं करती। वो फिर से सवाल कर रही थी। खाला मुझसे नाराज़ हो गई इसलिए वो मुझे डांट रही थी। तब इन्हें चॉकलेट दे दे, वो खुश हो जाएंगी। मेरी जान, वो चॉकलेट से खुश नहीं होंगी। ये गिले शिकवे तो सारी सारी ज़िंदगी रहेंगे, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो सोचने लगी कि जो कुछ हो रहा है उसे होने देना चाहिए। जब तुम बड़ी बिल्कुल ठीक हो जाओगी ना, फिर हम तुम्हारी खाला को मना लेंगे, ठीक है? लेकिन वो नाराज़ क्यों हुई हैं? क्या आपने इनकी कोई चीज़ ख़राब कर दी है? अरे नहीं, मैंने कुछ ख़राब नहीं किया। उसके सवालों के जवाब देना इसको मुश्किल हो रहा था। तुम्हें भूख लग रही है ना, तो मैं तुम्हें मज़ेदार खाना बनाती हूँ। उसने बात बदलते कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, लेकिन आप रोएं तो ना, मुझे भी रोना आ रहा है। मैं भी रोऊंगी फिर। नहीं मेरी जान, तुमने बिल्कुल नहीं रोना, ठीक है? उसने आंसू साफ करते हुए उसे उठाया था और गोद में लिए किचन में आ गई थी। आज हम क्या बनाएं खाने में? खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा था लेकिन भूख भी शदीद लगी थी। उसे अपने लिए और अनिया के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। कैबिन चेक किए थे कि खाने में आज क्या बनाया जाए। क्या तुम चावल खाओगी? मैं झटपट तैयार कर लेती हूँ, तुम यहीं बैठो। खुद ही फैसला करते हुए कहा था, ठीक है मामा, मुझे बहुत भूख लगी है। आप जल्दी से बना लें, मैं तब तक कार्टून देख लेती हूँ। हम बाद में खेलेंगे भी। उसने अपना प्लान बताते हुए कहा था। हाँ, हम बाद में खेलेंगे, अभी आप कार्टून देखो, तब तक मम्मा खाना बना लेगी। इसका माथा चूमते हुए मोबाइल हाथ में पकड़ा और कार्टून लगाकर वहीं अपने पास किचन में ही चेयर पर बिठा दिया और खुद चावल पकाने की तैयारी करने लगी। आप ही असद भाई की बातें जहन में हथौड़े की मानद अभी भी चोट पहुंचा रही थी।
वो दूसरी तरफ रुक गई और आंसू पीने की कोशिश करती रही। कनखियों से अनिया को भी देख रही थी कि वो मुतवज्जो तो नहीं। वो कार्टून देखने में मगन हो गई तो वो खाना बनाने के साथ साथ बार बार आंसू साफ करती रही। अस्वापी ने तो साफ कह दिया था कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, तो वो दूसरी जॉब कैसे जारी रख सकती हैं। अविना तो किसी को रेंट के लिए कहा था, वो बैक वक्त कैसे मैनेज करेगी। बहुत सी नई फिक्रें इसके जहन पर सवार हो चुकी थी जिनका सिरा अभी इसको नजर नहीं आ रहा था। वह खूबसूरत दिन का आगाज था। कुछ सीन थे जो इन्हें सुबह सवेरे ही करने थे और बाकी का काम इन्हें बैक ऑन स्क्रीन करना था। वह सेट पर मौजूद थे। मिस्टर पीटर ने एरिस को अपने रूम में बुलवाया था। उसके सीन खत्म हो गए थे तो इनके पास आकर बैठ गया था। इन्हें भी कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कस करने थे। वहाँ न सिर्फ प्रोड्यूसर मौजूद थे बल्कि डायरेक्टर चर्चिल और स्क्रिप्ट राइटर भी मौजूद थे। उन्होंने एरिस को आता देखकर बैठने का इशारा किया। ये आजकल कैसी खबरें देखने को मिल रही हैं? तुम्हें पता है ना तुम्हारा एक नाम है और अनकरीब हमारी नई फिल्म रिलीज होने वाली है। तो ऐसे में लोगों के तुम्हारे बारे में जो व्यूज़ आ रहे हैं वो कोई अच्छा साइन नहीं है। तुम्हें एक कॉन्फ्रेंस रख लो, लोगों को क्लियर करना होगा कि जो कुछ वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टर चर्चिल ने बिना तमहीद बांधे असल मुद्दे पर आते हुए कहा था जिसके लिए उन्होंने इसको यहाँ बुलाया था। मिस्टर चर्चिल, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो बात को गलत रंग दे रहे हैं। किसी की अगर मैंने मदद कर दी है तो वो बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो जिस बात से बचना चाह रहा था वही बात घूम फिर कर उसके सामने आ जाती थी। जिसका जितना नाम और शोहरत होगी तो इसके इतने ज़्यादा मुखालफिन भी होंगे। जो लोग तुमसे और तुम्हारे काम से जेलस होते हैं वो तुम्हें कभी भी कामयाब होता नहीं देख सकते हैं। और अब जबकि हमने सारी दुनिया में इस फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है और जल्द ही हम इस फिल्म की रिलीज़ होने की फाइनल डेट भी अनाउंस कर देंगे। लोग इस स्कैंडल के बारे में सोच सवाल करेंगे। ये एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है और इस पर $1 मिलियन खर्च हुए और मैं नहीं चाहता कि इसके नेगेटिव व्यू की वजह से इस फिल्म पर बुरे असरात मुरतब हों। तुम्हें एक कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और लोगों को इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस किस लिए है? मैंने कह दिया ना ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बात को सुन सुनकर वो उकता गया था। सब एक मामूली सी बात को लेकर डिग्रेड क्यों कर रहे हैं? ये बात उसकी समझ से बाहर थी। मिस्टर पीटर्स, जो कि इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर थे, इनको मजबूरन बोलना पड़ा। ये बात तो हम सब समझते हैं लेकिन दुनिया वो देखती है जो उन्हें दिखाया जाता है। इस मूवी को देखने के लिए मैंने 5 साल लगाया और तुम्हें एक बड़ा चांस दिया गया। तुम्हारा एक अलग नाम है और अगर तुम लोगों को इसके सवालात क्लियर कर दोगे तो वो तुम्हारी बनी बनाई साख में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तुम्हारे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और वो खुद चाहते हैं कि तुम इसकी वजाहत करो। 1 आध घंटे की कॉन्फ्रेंस से लोगों की तरह-तरह के किए गए सवालात झांकी मानन बैठ जाएंगे। इन्हें चैरिटी के नाम पर जो जवाब पेश कर दो। इससे ना सिर्फ तुम्हारे फैंस में तुम्हारे लिए इज्जत रह जाएगी और साथ में इस मूवी के सुपरहिट होने की गारंटी भी मैं देता हूँ। अब तुम इतना तो करना ही पड़ेगा। इनकी बात सुनकर उसने एक सरदा खारिज की थी और आखिरी सांप से लड़की को सब इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रख लेता हूँ, लेकिन मैं इस मेहमान के बारे में क्या कहूँगा? इन्हें मेरे नज़दीक इस लड़की की कोई वैल्यू नहीं लगती। जो कुछ हुआ वो सब इत्तेफाक था और लोग बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं। बस वही जो लोग सुनना चाहते हैं। कुछ हमदर्दी के बोल और सोशल वर्क के हवाले से चंद जुमले इसके हक में बोल दो और वाज़ेह कर दो कि ऐसा कुछ नहीं है। याद रखो तो तुम्हारे मुखालफिन एक मुसलमान लड़की के साथ को लेकर तुम्हारे साथ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस लड़की को शायद सस्ती शोहरत चाहिए जो बार बार तुम्हारे रास्ते में आ रही है। तुम्हारी वजह से दुनिया इसको जानने लगी है जिसका कल तक कोई नाम और पहचान नहीं थी। इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, इसकी साख भी कुछ मशकूक सी है, लेकिन इसके हवाले से कुछ भी मीडिया में गलत आ गया या इसके काम के वाकई में कोई मशकूक हुआ है तो तुम्हारे फ्यूचर और लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो मैंने वाज़ेह कर दिया कि तुम्हारा इस लड़की से कोई ख़ास ताल्लुक और पहचान नहीं है, बल्कि जितना हो सके तो उससे दूर रहो। हमारा तो यही मशवरा है। डायरेक्टर साहब ने उसे तफसीली आगाह किया था। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। इनकी बात का मतलब अच्छे से समझ गया था, इसलिए तहम्मुल से जवाब दिया। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इस हवाले से और साथ फिल्म की प्रमोशन के लिए भी मुख्तलिफ टीवी शोज़ और साइट्स पर जाना चाहूँगा। इस सारे मामले को क्लियर करने का उसने सोचा था और उन्हें यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन वो खुद अच्छे से जानता था कि महज एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। ज़ाती तौर पर इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। ये काम जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करके अपने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था। डैनियल की तरफ से मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था। वो अपने फ़ैन को बढ़ चढ़कर इसका स्कैंडल बनाकर पेश कर रही थी। एरिस की अपनी फ़ैन फॉलोइंग पर बहुत बुरा असर पड़ा। डैनियल अपनी ज़ाती ज़िंदगी को मीडिया पर लाकर एरिस अब्राम को कैरेक्टरलेस के तौर पर पेश कर रही थी। मैं सब हैंडल कर लूँगा। जो लोग मेरे बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं, इनको भी देख लूँगा। इन्हें मुतमईन करते हुए उसने यकीन दिलाया था।